Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Ukraine crisis. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव. तो सबसे पहले हम समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वाज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, यानी कि अलग अलग देशों की सरकारों ने मिल करके ये मिलिट्री अलायंस बनाया था. नाम ही है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा, यूएस जैसे कंट्रीज़ ने मिल करके ये मिलिट्री अलायंस बनाया था इन 1949. इसका हेडक्वार्टर है इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम. तो नाटो कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस मतलब जहाँ पे कुछ देश मिल करके आपस में किस तरह का पैक्ट साइन करते हैं, वेयर दे स्टैंड फॉर द आइडिया लाइक वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. मतलब सरल शब्दों में कहें तो अगर इनमें से किसी एक पर भी कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो बाकी सब मिल करके काउंटर अटैक करेंगे उस अटैकर के ऊपर. तो ये कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव डिफेंस का. तो नाटो इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. तो ये हैं नाटो कंट्रीज़, आप देख सकते हैं इस मैप में जो ब्लू कलर से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है. अब नाटो की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो नाटो वाज क्रिएटेड राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये यूएसएसआर ब्लॉक और यूएस दोनों ने साथ मिलकर के लड़ाई की थी अगेंस्ट नाजी जर्मनी, क्योंकि इट वाज अ काइंड ऑफ कंपल्सन, क्योंकि बोथ हैड टू कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द कॉमन एनिमी दैट वाज नाजीज अंडर हिटलर. लेकिन दोनों के काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हैं, डिफरेंसेस हैं, और यही कारण है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ दोनों ही ब्लॉक के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस शुरू हो गए. यूएस स्टैंड्स फॉर अ काइंड ऑफ लिबरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल, जबकि यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर सोशलिस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल. इस कारण से डिफरेंसेस क्रिएट हुए और पूरी दुनिया जो है वो दो ब्लॉक में सेग्रीगेट हो गई आफ्टर the World War II. But some of the countries of course tried to maintain their autonomy and started a movement known as non-alignment movement, जिसके foremost leader थे जवाहरलाल नेहरू, और इंडिया was a member of non-alignment movement. ये सब तो आप जानते ही हैं. मुद्दा ये है कि यूएस ब्लॉक का ही मिलिट्री पैक्ट था नाटो. तो नाटो को बनाया गया था यूएस ब्लॉक द्वारा इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस और कनाडा ने मिल करके, ताकि यूएसएसआर को काउंटर कर सके. और नाटो के जवाब में या काउंटर एक्शन में यूएसएसआर ब्लॉक ने बनाया था वार्सो पैक्ट. तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ रखी होंगी इन योर वर्ल्ड हिस्ट्री लेसन्स. 1991 में यूएसएसआर ब्लॉक तो कोलैप्स कर गया, लेकिन नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो यूएसएसआर ब्लॉक के साथ वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन यूएस ब्लॉक कंटिन्यू हो रहा है, तो नाटो भी स्टिल कंटिन्यू हो रहा है. ये पूरा का पूरा आर्टिकल नाटो से ही रिलेटेड है. मुद्दा ये है कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है. कोल्ड वॉर आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर के 1991 तक. जब तक यूएसएसआर था तब तक कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक. यूएस ब्लॉक के लिए जो उनकी मिलिट्री अलायंस थी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वो था नाटो. अब यूएसएसआर ख़त्म हो चुका है. यूएसएसआर की जो सबसे कोर कंट्री थी रसिया, वो आज भी अंडर द लीडरशिप ऑफ पुतिन वांट्स टू रिवाइव इट्स ओल्ड ग्लोरी. तो कहीं ना कहीं यूएस ब्लॉक अभी भी रसिया को लेकर के सस्पिशियस हैं, पुतिन की एक्टिविटीज़ को लेकर के सस्पिशियस हैं कि आज नहीं तो कल रसिया अपने आप को वापस से रेज करेगा, या तो चाइना के साथ अलायंस में या जैसे भी, और यूएस और उसके अलाइज को वो चैलेंज करेगा. और यही कारण है कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बावजूद भी यूएस के जो अलाइज हैं, जो नाटो अलाइज, वो धीरे धीरे रसिया की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को वो नाटो में वो ऐड कर रहे हैं, ताकि रसिया के ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाया जा सके और रसिया के राइज को काउंटर किया जा सके. तो आप देखिए कैसे एक वक्त था जब ये डार्क ब्लू कलर से जो कंट्रीज़ दिखाए गए हैं बस यही नाटो कंट्रीज़ थे. धीरे 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 धीरे
1952 से लेकर के 82 तक में कई सारे और कंट्रीज़ नाटो को ज्वाइन कर लिया। 1999 में यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद और भी कई सारे कंट्रीज़ इन्होंने, जैसे कि इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो सीधा सीधा रसिया से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इन सब को नाटो का मेंबर बना लिया गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाटो इज एक्सटेंडिंग ऑन द रशियन बॉर्डर साइड। और अब कुछ ही एक ऐसे देश बचे हैं जैसे बेलारूस या यूक्रेन जो नाटो के मेंबर नहीं है। बेलारूस के अंदर तो देखिए जो सरकार है लुकाशेंको की, वो पूरी तरह से प्रो रसिया है, तो बेलारूस में तो नाटो नहीं पहुंच सकता। लेकिन यूक्रेन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ येलो कलर से यूक्रेन को दिखाया है, इट इज़ हैविंग एस्पिरेशंस टू ज्वाइन नाटो ब्लॉक। तो नाटो ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है इस साइड में। यूक्रेन हो गया, या यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जॉर्जिया, ये सब नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि नाटो को ज्वाइन करने का मतलब है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की फंडिंग आएगी यूएस से, यूरोपियन यूनियन से। सो दे वांट टू ज्वाइन नाटो। अब यूक्रेन एक वक्त था जब यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था, अब आज के टाइम में ये नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी रसिया को। एनीवे दीज कंट्रीज हु आर शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया लाइक इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आर मेंबर ऑफ नाटो। अब यूक्रेन भी अगर नाटो का मेंबर हो गया तो सोचिए यहाँ इस बॉर्डर तक नाटो के फोर्सेज आ जाएंगे जो रसिया के ऊपर एक तरह का परमानेंट थ्रेट क्रिएट करेंगे। तो रसिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यही कारण है कि रसिया यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने नहीं देना चाहता है, क्योंकि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने के बाद यहाँ तक नाटो के फोर्सेस आ जाए। और इसी कारण से रसिया एक नहीं तो दूसरे तरीके से यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाता रहता है। यूक्रेन एक ज़माना था जब रसिया के साथ मिल करके वो यूएसएसआर का मेंबर था, लेकिन आज के टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो वेस्ट होता जा रहा है, प्रो यूएस होता जा रहा है। और इसी कारण से रसिया यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा 2014 में रसिया ने यूक्रेन का एक लैंड मास है क्रीमियम पेनिनसुला, जिसको फोर्सफुली अक्वायर कर लिया था। दैट वाज ए काइंड ऑफ पावर प्रोजेक्शन या मसल फ्लेक्सिंग बाय रसिया। तो ये देखिए क्रीमिया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ। 1783 से लेकर के 1954 तक इट वाज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। लेकिन जब 1922 में यूएसएसआर बना तो यूक्रेन बिकेम पार्ट ऑफ यूएसएसआर राइट सिंस बिगनिंग। तो सिंस यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था और यूक्रेन से जुड़ा हुआ ये लैंड मास है क्रीमिया, तो रसिया के जो लीडर थे निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने फैसला लिया कि क्रीमिया को हम लोग यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब एक बार 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो वापस से क्रीमिया को लेने की डिमांड शुरू हो गई बाय रसिया। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि क्रीमिया को पूरी तरह से दे तो दिया रसिया ने यूक्रेन को इन 1954 ऑन ऑर्डर्स ऑफ निकिता ख्रुश्चेव, लेकिन क्रीमिया के यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट है सेवास्तोपोल पोर्ट। ये देखिए सेवास्तोपोल पोर्ट, इसको रख लिया था रसिया ने, क्योंकि रसिया का जो नदर्न साइड है वो सर्दी के टाइम में वो सारे एरिया जम जाते हैं, और नदर्न साइड के जो पोर्ट्स हैं वो फंक्शनल नहीं रहते हैं सर्दियों के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो पूरी तरह से फ्रोजन हो जाता है। इसी कारण से सेवास्तोपोल पोर्ट जो सालों भर ऑपरेशनल रहता है उसको रसिया ने रख लिया था। अब हुआ क्या कि जब एक बार रसिया और यूक्रेन और ये यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, उसके बाद से यूक्रेन धीरे धीरे प्रो वेस्ट होने लगा, प्रो यूएस होने लगा, और उसके बाद से यूक्रेन ने धीरे धीरे रसिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि इट वांट्स टू टेक बैक द सेवास्तोपोल पोर्ट ऑल्सो, कि भाई हम सेवास्तोपोल पोर्ट भी लेना चाहते हैं। तो फिर रसिया ने डबल प्रेशर बना करके सेवास्तोपोल पोर्ट तो छोड़िए, उसने तो वो दिया नहीं, पूरा का पूरा क्रीमिया वापस छीन लिया यूक्रेन से। सो क्रीमिया वाज अनेक्स्ड बाय रसिया। क्यों क्रीमिया अनेक्स किया गया रसिया द्वारा 2014 में? तो उसके पीछे कारण ये है कि पहला कारण तो हो सकता है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेवास्तोपोल पोर्ट, क्योंकि सेवास्तोपोल पोर्ट जो है वो सालों भर ऑपरेशनल रहता है। सो इट इज़ अ मेजर नेवल बेस फॉर रसिया, और यूक्रेन इसको वापस छीनने की कोशिश कर रहा था। दूसरा हो सकता है कारण पावर प्रोजेक्शन बाय रसिया। मैंने आपको बार बार बताया है कि रसिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नाटो ब्लॉक को ज्वाइन कर ले, और इस कारण से रसिया ने हो सकता है कि 2014 में ये क्रीमिया को एनेक्स करके
यूक्रेन के ऊपर एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की कि अगर तुमने आगे फ्यूचर में नाटो फोर्सेस को ज्वाइन किया तो हम और भी इस तरीके के एक्शंस ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 2014 की, जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रसिया ने फ्रॉम यूक्रेन। अब लगभग 8 सालों बाद 2022 में फिर से यूक्रेन और रसिया के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। हुआ क्या है हाल फिलहाल में कि रसिया ने यूक्रेन और रसिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे लगभग 90,000 सोल्जर्स को तैनात कर दिया। अलग अलग एरिया से सोल्जर्स को मोबिलाइज़ करके ये जो यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर हैं वहाँ पे 90,000 सोल्जर्स को मोबिलाइज़ करके यहाँ पे तैनात कर दिया। और एक तरीके का माहौल बन गया है कि एनी टाइम रसिया माइट अटैक यूक्रेन, सो देयर इज़ ए काइंड ऑफ पॉसिबल इन्वेजन ऑफ रसिया ओवर यूक्रेन। और इस कारण से यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं नाटो कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड इट्स अलाइज, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो को ज्वाइन कर ले, लेकिन रसिया के दबाव के कारण वो कर नहीं पा रहा है। तो अब यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए हैं यूएस एंड इट्स अलाइज। अब देखिए रसिया क्या थ्रेट कर रहा है यूक्रेन को, क्या रसिया कह रहा है, रसिया इज़ नॉट हैप्पी विथ एफर्ट्स बाय द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन टू इंडक्ट यूक्रेन इनटू यूएस लेड मिलिट्री अलायंस नाटो। तो सीधी सी बात है, रसिया बिल्कुल नहीं चाहता। एक सीधा सीधा मैसेज है, अपने सोल्जर्स को यहाँ खड़ा कर दिया रसिया ने, और एक तरह का मैसेज है यूक्रेन को कि तुम नाटो को ज्वाइन करने की बस कोशिश करो और हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। और यूएस और उसके नाटो अलाइज ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो यूएस ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है रसिया को कि अगर तुमने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का सोचा भी, इफ़ यू मेक एनी सिंगल मिस्टेक, तो हम तुम्हारे ऊपर इतने सैंक्शंस लगाएंगे कि तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। वैसे ही 2014 में क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद रसिया के ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने। आपको पता होगा काटसा लॉ के अंतर्गत ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने। G8 कंट्रीज़ के ग्रुप से यूएस ने रसिया को निकाल दिया, तो अब G8 घट करके G7 हो गया है, क्योंकि वहाँ से रसिया को निकाला जा चुका है। अब यूएस ने कहा है, धमकी दी है कि तुम जितने भी ऑयल और नेचुरल गैस तुम बेचते हो यूरोप के अंदर, उन सारे ऑयल नेचुरल गैस के सप्लाई को मैं कट करा दूंगा और तुम्हारी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। तो एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं रसिया के ऊपर, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी देखिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं। रसिया मिलिट्रली पावरफुल है लेकिन इकोनॉमिकली उतना पावरफुल है नहीं। एंड रसिया की इकोनॉमी ज़्यादातर सर्वाइव करती है बाय एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, और रसिया बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस यूरोप को बेचता है थ्रू दिस गैस पाइपलाइन, जो रसिया को कनेक्ट करता है थ्रू जर्मनी। इस गैस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 ऑलरेडी फंक्शनल है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हाल फिलहाल में बनाया गया जो रसिया और जर्मनी को कनेक्ट करता है। यूएस ने कहा है कि अगर तुमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यानी कि अगर रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तुमने बनाया है इस एरिया में, यहाँ से लेकर के जर्मनी तक मूविंग थ्रू बाल्टिक सी, यहाँ से तुम तो भूल जाओ कि तुम गैस बेच पाओगे जर्मनी को, और तुम्हारी इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगी। और इन सब कारणों से एक माहौल बन गया है फिर से कोल्ड वॉर का, जिसमें 2 पावर ब्लॉक वापस से सामने आ गए हैं। अब रसिया उस तरह का पावर ब्लॉक तो नहीं रह गया है जिस तरह का रुतबा हुआ करता था यूएसएसआर का, क्योंकि रसिया मिलिटरली पावरफुल है लेकिन इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है नहीं। लेकिन फिर भी अभी के लिए एक तरह का कन्फ्रंटेशनल सिनेरियो बन गया है यूएस और रसिया के बीच में। पुतिन अब जब एक बार कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो बन गया तो दोनों ही देश के लीडर्स सामने आए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा अपना डिमांड रखा है कि ही डज नॉट वांट एनी ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट्स इंक्लूडिंग यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ नाटो। तो भाई मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरा पुराना यूएसएसआर ब्लॉक का मेंबर था, ये तमाम कंट्रीज़ बेलारूस, यूक्रेन वगैरह, ये कोई भी नाटो को ज्वाइन करें, ऐसा पुतिन ने साफ साफ कह दिया। अब यूक्रेन तो अभी ज्वाइन करने का सोच ही रहा है, लेकिन कई सारे जो यूएसएसआर के कंट्रीज़ थे वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं नाटो को, जैसे पोलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो अगर यूएस और उसके अलाइज पुतिन के इस डिमांड को मान लेते हैं तो उनको ये सारे कंट्रीज़ को भी नाटो ग्रुप से बाहर करना होगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट डिमांड है। तो इसी कारण से एक तरीके का डेडलॉक बना हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने पुतिन के इस डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और एक कोल्ड वॉर लाइक सिनेरियो जो 1946 से लेकर के 1991 तक था वो वापस से क्रिएट हो गया। और इसी कारण से इस यूक्रेन क्राइसिस के बाद से बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इसको नाम दिया जा रहा है कोल्ड वॉर 2.0। इसमें इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं वो देखिए।
इंडिया के लिए दोनों ही साइड में हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। एक तरफ रसिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाई है, तो दूसरी तरफ यूएस या यूरोपियन यूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अलाई है। और यही कारण है कि इंडिया अभी भी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर पा रहा है इस मुद्दे पे कि भाई रसिया ने अगर सोल्जर्स बढ़ा दिए, मोबिलाइज कर दिए यूक्रेन बॉर्डर पे, तो इंडिया ने ना उसकी क्रिटिसिज्म की है, ना ही उसको कुछ सपोर्ट किया है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट अलाई हैं। रसिया की अगर बात की जाए तो लगभग 60% ऑफ आवर मिलिट्री सप्लाईज कम्स फ्रॉम रसिया। 60% ऑफ इंडियाज मिलिट्री सप्लाई आर रशियन मैन्युफैक्चर्ड। जबकि यूएस और यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूएस के कई सारे इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर सर्विलेंस के लिए। यूरोपियन यूनियन से लगभग हमें हर साल 50,000 सोल्जर्स के विंटर क्लोथिंग आते हैं। वो सोल्जर्स जो हमें हेल्प करते हैं, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे गार्डिंग करते हैं। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा मेन कंसर्न चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों ही साइड, चाहे एक तरफ रसिया हो या यूएस यूरोपियन यूनियन हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इस कारण से हम दोनों में से किसी को भी एंटागोनाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज ए काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो फॉर इंडिया। The next article is taken from international segment. It is about first India Central Asia Summit and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कौन से। तो ये 5 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये 5 देश मिलाकर के कहे जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम 3 मेन पर्सपेक्टिव। पहला है ट्रेड कनेक्टिविटी। तो सेंट्रल एशिया का लोकेशन देखिए, इस तरह का लोकेशन है कि विच मेक्स इट अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो यूरोप की कनेक्टिविटी के लिए सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इसी कारण से इंडिया यहाँ पे चाबहार पोर्ट बिल्ड कर रहा है ईरान के अंदर, ईरान के साथ मिल करके। और चाबहार पोर्ट से लेकर के फिर हम एक रोडवे डेवलप कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए हमें रसिया तक और यूरोप तक लेकर के जाएगा। तो चाबहार पोर्ट की मदद से वी कैन बाईपास पाकिस्तान एंड कैन हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रसिया एंड यूरोप। तो ये फ़ायदे हैं सेंट्रल एशिया के, क्योंकि उसका लोकेशन काफ़ी सेंट्रल है, इसीलिए नाम ही उसका सेंट्रल एशिया, और इट डायरेक्टली कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप। स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एशिया को देखिए तो जितने भी ट्रबल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे भी इस्लामिक इंसर्जेंसी या इस्लामिक टेररिज्म स्प्रेड हो रखा है, केओस फैल रखा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान या इराक, उनसे ये प्रॉक्सिमिटी में है। तो सेंट्रल एशिया के साथ जो भी देश अपने संबंध अच्छे रख पाएगा, वो देश सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ की मदद से अफ़गानिस्तान या इराक के अंदर के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल रख पाएगा, ताकि ये इंसर्जेंट ग्रुप्स उस देश के खिलाफ ज़्यादा एक्शंस या टेररिस्ट अटैक्स ना कर पाए। तो यही कारण है कि इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाह रहा है, क्योंकि कम से कम अफगानिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं उनको कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाए। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, इट हैज ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एंड थर्ड इज तो ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, दैट इट इज एनर्जी रिच कंट्री, एनर्जी रिच रीजन इन फैक्ट, बिकॉज सेंट्रल एशिया इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, यूरेनियम या कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि इंडिया तो आपको पता ही है एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। तो सिंस इंडिया इज एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री और सेंट्रल एशिया इज एनर्जी सरप्लस कंट्री, एंड दैट मेक्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब करंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट कंडक्ट करी थी कल के दिन, यानी कि 27 जनवरी 2022 को। दिस डे 27 जनवरी 2022 ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो हमने 1992 27 जनवरी 1992 को हमने सेंट्रल एशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, उसके बाद से अलग अलग देशों के साथ हम ट्रेड को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने सेंट्रल एशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। और उसके 30वें एनिवर्सरी पे हमने सेंट्रल एशिया के साथ ये फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट कंडक्ट करी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है। और उसके बाद सारे राष्ट्रपतियों ने और हमारे प्रधानमंत्री ने मिलकर के फैसला लिया है कि इस तरह की इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हर 2 साल में एक बार कराई जाएगी, और इसके लिए इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट बनाया गया है इन न्यू दिल्ली। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from national segment. It is about Padma Award. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए इंडिया के अंदर जो सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ. आज सिविलियन अवार्ड्स के बारे में देखते हैं. तो सिविलियन अवार्ड्स दो तरीके के होते हैं, भारत रत्न और पद्म अवार्ड. पद्म अवार्ड में सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री. तो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न है, उसके बाद ये सारे अवार्ड्स हैं. और ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पे दिए जाते हैं. तो भारत रत्न के बारे में एक बार जरा देख लेते हैं, बाकी फिर पद्मा अवार्ड्स के बारे में देखेंगे. इट एज ए सेड इट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन जनवरी 1954 एंड इट इज़ गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. ओरिजिनली भारत रत्न अवार्ड दिया जाता था बस आर्ट, लिटरेचर, साइंस या पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूशन के लिए. बाद में 2011 में इसमें एक नया फीचर या एक नया क्राइटेरिया भी ऐड कर दिया गया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. और ये क्राइटेरिया ऐड करने के बाद सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी तो ना ही आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस या पब्लिक सर्विस कहीं भी फिट नहीं होते थे. अभी भारत रत्न का अवार्ड देने के लिए रिकमेंडेशंस फॉर द भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट एंड मैक्सिमम 3 नॉमिनेस कैन बी अवार्डेड इन अ ईयर. एक साल में ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है. कम से कम में तो कोई ज़रूरत नहीं, एक साल में किसी को भी ना दिया जाए, जैसे इस साल अभी किसी को नहीं दिया गया, लेकिन एक साल में ज़्यादा 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है. भारत रत्न अवार्डीज गेट अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ पीपल लीफ मेडल but no monetary grant. And Bharat Ratna recipients come in 7th rank in order of precedence, but they are constitutionally prohibited from using the award name as a title because of Article 17. राइट, तो कोई भी अवार्ड टाइटल नहीं यूज कर सकते, तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं जोड़ सकते. उसके अलावा पद्म अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो पद्म अवार्ड्स वर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड इन द सेम ईयर 1954. सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री. इनको रिपब्लिक डे के अवसर पे दिया जाता है. दीज अवार्ड्स आर गिवन फॉर वेरियस डिसिप्लिन लाइक सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, etc. अभी इस साल पद्म अवार्ड 2022 की अगर बात की जाए तो इस साल 128 लोगों को हमारे प्रेसिडेंट ने पद्म अवार्ड्स दिए हैं. इनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, यानी कि हाईएस्ट पद्मा अवार्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर भारत रत्न. ये 4 लोग हैं प्रभा अत्रे जी, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत. इनको पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, एंड श्री कल्याण सिंह. उसके अलावा पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया. अब सबके नाम तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा याद रखिए कि सत्या नडेला और सुंदर पिचाई दोनों को इस बार पद्म भूषण दिया गया. इससे क्या पता चलता है कि फॉरेन के लोगों को भी पद्म भूषण अवार्ड या पद्म अवार्ड्स दिए जा सकते हैं. अब पद्मश्री अवार्ड तो देखो बाकी 121 लोगों को दिया गया है, तो 107 लोगों को दिया गया, सॉरी. तो इतने सारे नाम तो हम रट नहीं सकते, लेकिन हमको याद रखना है वो सारे लोग जो आसाम से हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है. तो देखिए आसाम से इस साल ना ही किसी को पद्म विभूषण मिला है, ना ही पद्म भूषण मिला है, लेकिन 2 लोगों को आसाम से पद्मश्री अवार्ड मिला है, और वो हैं श्री धनेश्वर एंगती जी. इनको मिला है फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, और दूसरा शकुंतला चौधरी जी को मिला है फॉर सोशल वर्क. तो ये नाम याद रखने हैं फ्रॉम APSC एग्जाम परस्पेक्टिव. अब कुछ और फैक्ट्स पद्म अवार्ड के बारे में देख लेते हैं. तो हु इज एलिजिबल फॉर पद्म अवार्ड्स? सो ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स. हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स who are working with PSU except doctors and scientists are not eligible. तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं मिल सकता, जो वर्किंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको पद्म अवार्ड नहीं मिलता एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट. उसके अलावा कौन नॉमिनेट करता है अवार्डी को? तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अ पोटेंशियल रिसिपिएंट. क्यों भाई, आप भी नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, तो आप मेरा नाम नॉमिनेट कर दो पद्म अवार्ड के लिए, राइट. ऐसे कोई भी मैं आपका कर सकता हूँ पद्म अवार्ड के लिए. तो एनी वन कैन नॉमिनेट. ऑफकोर्स मिलेगा नहीं, आपको बहुत सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन करना होगा तभी आपको पद्म अवार्ड मिलेगा, अदरवाइज यू मे नॉट. तो पद्म अवार्ड में नाम नॉमिनेट करने के लिए क्या होगा कि 1 मई से लेकर के 15 सितंबर तक में पोर्टल ओपन होता है पद्म अवार्ड का, जिसमें पद्म अवार्ड के लिए कोई भी इंसान किसी और का कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी का भी नाम रिकमेंड कर सकता है. कौन सेलेक्ट करता है पद्म अवार्डी को? तो एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है. दैट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो पद्म अवार्ड कमेटी जो है फिर पद्म अवार्डीज़ को सेलेक्ट करता है. दिस पद्म अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी.
इज द रिसिपिएंट कंसेंट साउट, यानी कि जिसको पद्म अवार्ड देना है क्या उससे पहले पूछा जाता है? तो आंसर इज नो, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। हुआ क्या है, ये क्यों न्यूज़ में आ रहा है पद्म अवार्ड? क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, लगभग 25 साल तक के चीफ मिनिस्टर रहे बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, इनको पद्म अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, लेकिन उन्हें पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया। तो फिर इस पर सवाल उठा कि क्या इनसे पहले पूछा नहीं गया था? तो फिर इससे बात पता निकल के आ रही है कि पद्म अवार्ड देने से पहले कंसेंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट तीवा लिबरेशन आर्मी सरेंडर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम आंसर राइटिंग में। लगभग 250 मेंबर्स ऑफ 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ असम हैव लेड डाउन देयर आर्म्स और सरेंडर्ड। पहला ग्रुप है तीवा लिबरेशन आर्मी TLA और दूसरा है यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। सो जो तीवा कम्युनिटी के जो तीवा लिबरेशन आर्मी है, इट वाज क्रिएटेड इन 2014 विच क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ तीवा कम्युनिटी, उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जबकि यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 2007 एंड इट वाज एक्टिव इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। अब इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है। तो कभी भी इंसर्जेंसी पे सवाल आ जाए, इंसर्जेंसी कम हो रही है हमारे स्टेट में, तो आप हाल लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में तीवा लिबरेशन आर्मी ने और यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट कनेक्टेड विथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? आंसर वुड बी मिजोरम। And with reference to union government, which of the following statements are true? The Department of Revenue नहीं, Department of Economic Affairs is responsible for preparing budget. No amount of withdrawn from Consolidated Fund of India without authorization of the Parliament. Absolutely correct. All disbursement made from the public account needs to be authorized, and this is wrong. So the correct answer is option C, 2 only. And blockchain technology में सबसे पहले तो आप समझिए कि it is not used for cryptocurrency only. So statement 2 is wrong, while first and third statement are correct. So the correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.